स्वागत करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईपीसी, और आईपीसी की जो सेक्शन है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक हम आज यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। हम आगे सीधे आपको लेकर चल रहे हैं। पहले सबसे पहले स्लाइड देख लेते हैं, स्लाइड के बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये चैप्टर 4 जो कि साधारण अपवादों के बारे में डिस्क्राइब करता है, और इसको हम जर्नल एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 76 में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। यानी कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। आवाज़ क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, चलिए। यस अगर सर। कम सुनाई दे रहा हो तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्लियर ना हो, है ना। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 77 में ज़रा ध्यान दीजिए। एक्ट ऑफ जज वैन एक्टिंग जुडिशली, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। सेक्शन 78 में ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। सेक्शन 79 में जरा ध्यान दीजिएगा। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 80 की। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। सेक्शन 81 में एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म were done without criminal intent and to prevent other harm, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक, इसको हम लोग करेक्शन करते हैं। क्या ध्यान दीजिए। सेक्शन 82 में ध्यान दीजिएगा। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 83 में एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। सेक्शन 84 में एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत व्यक्ति का कार्य सेक्शन 84 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 85 में जरा ध्यान दीजिएगा। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 86 में ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशा या ज्ञान का होना अपेक्षित है। सेक्शन 87 में जरा ध्यान दीजिएगा। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ और ग्रेवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कार्य करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। नेक्स्ट देखिए। सेक्शन 88 में एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ और पर्सन्स बेनिफिट, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 89 में एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 90 में कंसेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सेक्शन 90 में कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। इसमें 2 पॉइंट और अलग से एक्स्ट्रा दिए गए हैं। कंसेंट ऑफ इंसेंट पर्सन यानी कि उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति। नेक्स्ट बात की गई है कंसेंट ऑफ चाइल्ड यानी कि शिशु की सम्मति के बारे में। सेक्शन 91 में जरा ध्यान दीजिएगा। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज, ऐसे कार्यों का वर्जन जो कार्य क्षति के बिना भी स्वतः अपराध हैं। नेक्स्ट देखिए। सेक्शन 92 में एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य।
नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 93 में सद्भाव पूर्वक की गई संसूचना, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। सेक्शन 94 में जरा ध्यान दीजिएगा, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल बाय थ्रेट्स, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन 95, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, तुच्छ अपहानि कारक करने वाला कार्य। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक डिफाइन किए गए। बीच में दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। तो 96 में जरा ध्यान दीजिएगा, हेलो, एक सेकंड, प्रॉब्लम कुछ हो गया है, एक सेकंड। हेलो, अभी वॉइस क्लियर है गाइस? यस सर। ओके, चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया मुझे लग रहा है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं जो प्राइवेट डिफेंस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक ये डिफाइन किया गया। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में अलग से एक क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्शन 96 में बात की गई थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें सेक्शन 96 यहाँ पर प्रोविजन करता है। सेक्शन 97 ध्यान दीजिएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। सेक्शन 98 में जरा ध्यान दीजिएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्ट, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। सेक्शन 99 में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 100 में व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 101 में व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि कारित करने तक का होता। सेक्शन 102 में जरा ध्यान दीजिएगा, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। सेक्शन 103 में जरा ध्यान दीजिएगा, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। सेक्शन 104 में जरा ध्यान दीजिएगा, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि कारित करने का कब होता है। सेक्शन 105 में जरा ध्यान दीजिएगा, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 106 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को हानि होने का जोखिम है। ये आपने सेक्शन, ये शॉर्ट व्यू जरा देखा यहाँ पर। अब हम सीधे आपको लेके चलेंगे डायरेक्ट की तरफ, और वहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन के हुई हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि ADPO में या किसी भी एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। ले गए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको डायरेक्ट लगा लिया है जो कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। ये चैप्टर 4 यानी कि साधारण अपवाद की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
सेक्शन 76 में जरा ध्यान दीजिए। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं ये, कि विधि द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति है या फिर कोई तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करता है। कोई भी व्यक्ति है जो अपने आप को मानता है कि मुझे विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया गया और मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, और उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो वो यहाँ पर अपराध नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए बात करना चाहूँगा आपके साथ में कि यहाँ जो हम साधारण अपवाद पढ़ने वाले हैं, इनकी जनरल एक्सेप्शंस जो पढ़ने वाले हैं, जनरल एक्सेप्शंस होते हैं क्या हैं। पूरी आईपीसी जो है वो सेक्शन 76 से लेकर के 106 के अधीन रहेगी। कोई भी बात अगर अपराध होती है और अपराध होते हुए भी अगर सेक्शन ये 76 से लेकर के 106 के बीच में कहीं पर भी आता है, तो ऐसे इन चीज़ों को अपराध नहीं माना जाएगा और व्यक्ति निर्दोष साबित किया जा सकता है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, यहाँ पर इन अपराधों की हम लोग बात करते हैं कि जनरल एक्सेप्शन है क्या। तो जनरल एक्सेप्शन का मतलब यही है कि इन सारी चीज़ों को, जो जितने भी यहाँ पर अपराध डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक, इनमें एक एक के बारे में बताया गया कि छोटा अगर चाइल्ड है तो अगर वो वास्तव में अपराध कर सकता है, अगर अपराध उसके थ्रू हो भी जाता तो क्या वो अपराध होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर वो अपराध करता है तो अपराध नहीं होगा। ये हम एक एक सेक्शन में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो विधि तुच्छ प्रकृति की समझती, जिस पर विधि कोई भी रिएक्शन अपना नहीं देती है। तो यहाँ सेक्शन 95 का जिक्र आता है। अब सवाल आता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी की डेथ कर सकता है और वो अपराध ना हो। तो यहाँ जवाब आता है हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी के शरीर या अपने शरीर के या फिर संपत्ति की सुरक्षा में अगर वो किसी की डेथ भी कर देता है तो वो डेथ में काउंट नहीं होगी, वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा, यानी कि साधारण अपवाद में आ जाते हैं। मतलब अपराध होते हुए भी वो अपराध नहीं है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए अगर आप लोगों को आवाज़ क्लियर हो तो। हेलो, यस सर, क्लियर है। क्लियर है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ, सेक्शन 76 पर एक बार नज़र डालिए। देखिए क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले बात की गई कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है या उसे ये तथ्य की भूल के कारण वो अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध विश्वास, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है और वो अपना कर्तव्य कर रहा था या उसे सस्पेंड कर दिया गया, उसे जॉब से हटा दिया गया, लेकिन वो तो आज भी विश्वास कर रहा है कि वो एक पुलिस ऑफिसर और वो कैसे काम कर रहा है, पुलिस ऑफिसर की तरह। तो यहाँ पर उसके द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगी। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया गया है, वो क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो जरा ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर। कोई बात, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए। कैसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। तो पहली बात ये कह दी गई कि अगर कोई व्यक्ति लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया गया है और उसके द्वारा कोई भी काम किया जाता है जो वास्तविक में वैसे देखा जाए तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, या जो तथ्य की भूल के कारण, या जो फैक्ट एंड मिस्टेक में है, ना कि किसी विधि की भूल के कारण। पर विधि की भूल नहीं होनी चाहिए, तथ्य की भूल है कोई बात नहीं। सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, पर उसे सद्भावपूर्वक होना चाहिए, ये पूरा विश्वास होना चाहिए। सद्भावपूर्वक कैसा, एक नॉर्मल व्यक्ति भी, नॉर्मल व्यक्ति का मतलब जैसे हम किसी प्रज्ञावान व्यक्ति की बात करें, प्रज्ञावान कौन होता है, जो ऐसे सिंपल कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता हो कि जिसको हम सभ्य व्यक्ति मानते हो, जिसकी मेंटली कंडीशन ठीक हो, ऐसा व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में जो कार्य करता है, अगर वही व्यक्ति वो कार्य कर रहा है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि हाँ, उसने सद्भावपूर्वक विश्वास किया होगा। अब जब देखिए यहाँ पर तो क्या कहता है, कोई व्यक्ति अगर सद्भावपूर्वक विश्वास करता है तो उसने कोई विधि द्वारा आबद्ध है, तो उसने वो ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। आप जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसका जो इलस्ट्रेशन है इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं।
देखिए इलस्ट्रेशन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, का नंबर का अगर हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन देखें तो देखिए यहाँ पे दो इलस्ट्रेशन दिए गए, का नंबर और एक का नंबर। तो का नंबर पर हम एक बार नज़र डालते हैं। देखिए का नंबर क्या कह रहे हैं कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में सबसे वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता। सैनिक कौन है? का नाम का एक सैनिक है और उसका एक वरिष्ठ ऑफिसर है जो उसको आदेश देता है। उसके आदेश से वह क्या करता है, का नाम का व्यक्ति भीड़ पर गोली चला देता है। का ने यहाँ पर कोई भी अपराध नहीं किया क्योंकि वो तो ऑफिसर का आदेश मानने के लिए बाध्य है। अब जरा ध्यान दीजिए खा नंबर पॉइंट में, न्यायालय का एक ऑफिसर, न्यायालय का कोई ऑफिसर है का, और वो माँ को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर, तो और वो किसको गिरफ्तार करना है? माँ को। और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यह माँ है, और वो सोचता है, देखिए न्यायालय का कोई ऑफिसर है और उसको माँ को अरेस्ट करना है, और जब वो थोड़ी सी जांच करता है, पता करता है, तो उसको या नाम का जो व्यक्ति है उसको लोग बता देते हैं कि यही माँ है। तो क्या करेगा वो, या को वो गिरफ्तार कर लेता है। उसने क्या किया, सद्भावपूर्वक गिरफ्तार किया है। किसको समझ के? माँ को समझ के। तो क्या किया, का ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया। ये जो खा नंबर का जो इलस्ट्रेशन है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये इलस्ट्रेशन बहुत ही वीआईपी है, कई बार ये एग्जाम्स में सीधा सीधा सा ऐसे पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करना है। ठीक है, ये वाला इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और बार बार ये कंपटीशन में पूछा गया है सीधा सीधा सा, ऐसे जैसा ये लिखा हुआ ना, इसी को सीधा ऐसा कॉपी करके वो रख देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। तो सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन यहाँ पर 76 आप पढ़ रहे थे। क्लियर हो गया गाइस सभी को? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, थोड़ा सा बोल दिया करो तो थोड़ा सा ना मुझे ये पता चलता था आप लोग यहाँ पर हैं और क्लियर हैं। चलिए आगे जरा नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन हम 77 की तरफ चलते हैं। तो 77 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 77 में हम क्या बात करने वाले हैं, न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। कोई न्यायाधीश जो न्यायिकता का कार्य कर रहे हैं उस सिचुएशन में क्या होगा। देखिए जरा, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो क्या वो वास्तविक में अपराध की श्रेणी में आता है क्या? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या करें, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता का कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करने में की जाती है जो इस बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। अगर मान लीजिए न्यायाधीश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो विधि द्वारा उसको एम्पावर्ड किया गया है और वह ऐसी शक्ति का उपयोग करते हुए कोई कार्य करता है, भले ही वो नॉर्मल कंडीशन में अपराध हो, तो न्यायाधीश को उस अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। चलिए जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 78 में अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम एग्जांपल्स के तौर पर देखें यहाँ पर, जैसे ए नाम के कोई न्यायाधीश साहब हैं और बी नाम का कोई अभियुक्त है, तो अगर ये ए बी की डायरेक्ट पिटाई लगा देते हैं तो क्या होगा, ये अपराध होता। क्यों अपराध होता? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये अपराध की श्रेणी में आता है कि कोई व्यक्ति किसी की मार पिटाई नहीं कर सकता। लेकिन ये न्यायिकता का कार्य करते हुए ऐसा आदेश देते हैं कि इसको 15 बेंत लगाए जाएं, तो 15 बेंत लगवा दिए गए। तो ये बात यहाँ पर अपराध नहीं मानी जाएगी। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन आप जो 77 पढ़ रहे थे इसके अकॉर्डिंग। क्यों क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि ये न्यायिकता का कार्य करते हुए इनको पनिशमेंट का कार्य दे रहे हैं। तो वही बात सेक्शन 77 में यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में रखी गई कि अगर कोई न्यायाधीश कोई भी ऐसा पनिशमेंट या कुछ भी ऐसा देते हैं जो वास्तविक में वैसे दृष्टि से अगर देख नॉर्मल कंडीशन में तो वो अपराध होता है, लेकिन वो अपने जब कोई विधि द्वारा उन्हें कोई शक्ति दी गई है और उसका प्रयोग करने में अगर वो कोई कार्य करते हैं तो यहाँ पर ये अपराध नहीं माना जाएगा। इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? सेक्शन 78 पर जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 78 में देख रहे हैं कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। इसके में न्यायालय का कोई निर्णय हो या कोई आदेश का कोई अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए। न्यायालय ने कोई आदेश दिया है या कोई निर्णय दिया है और उसके अनुसरण में कोई कार्य किया जाए, उसके द्वारा आदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है। चाहे उस न्यायालय को
ऐसे निर्णय या आदेश देने की अधिकारता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारता थी। अब जरा यहाँ पे पॉइंट्स पर जरा ध्यान दीजिएगा। पहले क्या कह रहे हैं कि न्यायालय के निर्णय या कोई आदेश के अनुसरण में अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं होता है। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका सेक्शन है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जा रही तो वो क्या होगा? अपराध नहीं होगा। फिर दूसरा क्या कहा गया कि यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते, पर वो निर्णय या आदेश क्या होना चाहिए? लागू होना चाहिए, प्रवृत्त होना चाहिए उस समय। प्रवृत्त का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी जजमेंट किसी न्यायाधीश के द्वारा दिया गया है, तो जब अगर वो अपील में कोई कोर्ट, जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ पर फांसी की सज़ा सुना दी, या मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास का पनिशमेंट दिया गया, कुछ भी, तो अगर आप देखें यहाँ पर आजीवन कारावास का अगर किसी को पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर वो व्यक्ति अपील में चला जाए तो क्या हो जाएगा? क्या वो यहाँ पर लागू होगा? ये नहीं। तो क्या क्या किया जाएगा? जब तक अपील लंबित रहती तब तक ये जो पनिशमेंट है वो सस्पेंडेड रहता है। अब जब अपील में भी अगर ऐसा कर दिया जाए तो बिल्कुल देंगे। तो यही बात करें कि निर्णय का या आदेश जो है ना, वो प्रवृत्त होना चाहिए। अगली जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। तो क्या होगा? वो अपराध नहीं है अगर कोई व्यक्ति उसको उसके अनुसरण में कोई कार्य करता है तो। अब यहाँ पर बात करते हैं, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता ना रही हो, भले ही उस न्यायालय को कोई अधिकारता रही हो या ना रही हो, तो अधिकारता का जो बात क्वेश्चन होता है वो सुपीरियर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे अधिकारता है नहीं है या नहीं है, इसकी जांच कर सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए। परंतु जब जब परंतु यह तब जब कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता है। तो जो व्यक्ति कार्य करने वाला है ना, उसको तो ये सद्भावपूर्वक है कि भाई ये जो कोर्ट है, और जनरली यहाँ पहले उसको अधिकारता थी और वैसे ही काम कर रहा था, और कई बार ऐसे अपराधियों को वो ले गया, तो वो तो अगले बार भी सद्भावपूर्वक ही कार्य। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारता थी, इसलिए वो उस न्यायालय के द्वारा दिया गया जो आदेश था उसके अनुसरण में वो कार्य कर रहा था, और उसमें किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, कुछ क्षति हो जाती है, तो इसके लिए वो व्यक्ति यहाँ पर दोषी नहीं होगा। कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 78 में। क्लियर हो गया गाइस सभी को ये? हेलो, यस सर। ठीक है ये। यस। हाँ चलिए, सेक्शन 79 पे जरा ध्यान दीजिएगा। विधि द्वारा न्यायानुमत या विधि की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ना इस इलस्ट्रेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो इलस्ट्रेशन दिया गया ना, ये इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए, फिर हम उसको पढ़ते हैं तो आसानी से क्लियर हो जाएगा ये। देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। का या को ऐसा कार्य करते दिखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है। का नाम का एक व्यक्ति है और वो या को ऐसा करते हुए दिखता है जो कि का को हत्या प्रतीत होता है। उसको लग रहा है कि या ना हत्या कर रहा है। का सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है। यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिगृहित करता है। अगर उसको लग रहा है देखिए या हत्या करने वाला का उसे पकड़ लेता है, उसको लगना चाहिए देखिए कोई भी व्यक्ति अगर हत्या कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति बचाने की कोशिश करता है, तो ऐसा उसने अपने श्रेष्ठ निर्णय लिया खुद ही और उसको क्या किया? पकड़ लिया उसको। अब क्या कर रहा है? का ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल बात यह है निकले कि या आत्मरक्षा आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। भले ही वो बात सही ये निकले कि यार का नाम जो व्यक्ति था वो किसी व्यक्ति को अगर मार रहा था, अपनी आत्मरक्षा कर रहा था, तब भी उसने कोई अपराध नहीं किया है। यहाँ पर देखिए जरा इसका सेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेक्शन 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए जरा क्या कह रहा है? कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। कोई भी बात अगर ऐसा होता कि उसको विधि के द्वारा कोई किसी को एम्पावर्ड किया गया है और उसे लग रहा है कि वो इस कार्य को करने के लिए
बिल्कुल सही है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, या वह तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण। हाँ, या तो वो कैसे कर सकता है, उसको लग रहा है कि वो विधि द्वारा एम्पावर्ड किया गया है, या फिर किसी तथ्य की भूल के कारण। पर इसमें विधि की भूल शामिल नहीं है, विधि की भूल के कारण नहीं होना चाहिए। और वो सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे अपने करने के लिए विधि द्वारा न्यायनुमत है, तो उसने कोई भी अपराध यहाँ पर नहीं किया है। देखिए, हर व्यक्ति को, जितने भी नागरिक हैं, हर व्यक्ति को यहाँ पर एक पावर दी गई कि अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है तो वो उसे अरेस्ट कर सकता है। कि ऐसा भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं सीआरपीसी में सेक्शन, जब आप 42 43 के जो प्रोविजंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, क्या प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर करेंगे कि बिल्कुल अरेस्ट कर सकता है। कब यह अरेस्ट कर सकता है? अगर जब वो कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर देखेंगे तो उसको वो अरेस्ट कर सकता है। अब उसका ही वो उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर ले और उसको लगे कि ये व्यक्ति इसकी हत्या करने वाला है, तो उस कंडीशन में उसने कोई अपराध नहीं किया है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, का नाम का व्यक्ति या को ऐसा करते हुए, या नाम के व्यक्ति को ऐसा करते हुए दिखता है कि ये या कोई हत्या कर रहा है, तो का इसको या को पकड़ लिया उसने, और या को पकड़ करके अगर वो थाने ले जाए, कोर्ट ले जाए, या कहीं पर भी ऐसी जगह ले जाए जहाँ पर उसको बंद करके रखा जा सकता हो और विधि द्वारा न्यायानुमत हो, ठीक है, विधि के द्वारा ऐसा किया जा सकता हो, तो यहाँ का ने कोई अपराध नहीं किया यहाँ तक की कंडीशन में। तो ये कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे आप? सेक्शन 79। अब थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने वाला है उससे संबंध में आपको थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ देखिए, सेक्शन 79 की इस पर लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विधि द्वारा न्यायानुमत और तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया गया। ध्यान देना, कौन सा? विधि द्वारा न्यायानुमत की बात की गई इसकी, ठीक। अब जरा ध्यान देते हैं भैया, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेक्शन 76 में ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे होते हैं और दोनों ही ऑप्शन जनरली आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? विधि द्वारा आबद्ध। बाकी का ये सेंटेंस पूरा एक जैसा होगा। यहाँ से अगर आगे का इस सेंटेंस की हम बात करें यहाँ तक, तो ये लगभग एक जैसा है। बस यहाँ पर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आप यहाँ पर देखेंगे, विधि द्वारा आबद्ध। और सेक्शन 79 में क्या दिया हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ न्यायानुमत होना चाहिए। सेक्शन 79 में विधि द्वारा न्यायानुमत की बात की गई। देखो जरा इतना, तो इससे आप पहचानेंगे कि अगर न्यायानुमत शब्द है तो सेक्शन 79 को लगाना है आपको, ठीक। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ ध्यान रखना है। और जहाँ 76 है वहाँ विधि द्वारा आबद्ध की बात की गई। तो अगर आबद्ध शब्द यूज़ हो तो आप समझ लीजिएगा क्या, सेक्शन 76। और अगर न्यायानुमत शब्द यूज़ हो तो सेक्शन 79। क्लियर है सभी को? थोड़ा सा बता दो ना, क्लियर है ना गाइस? यस सर। ओके, चलिए, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं लगभग, दोनों में से दोनों ऑप्शन रहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों में से आपको कोई भी एक चूज़ करके इसमें लगाना होगा, पर इस शब्द का ज़रा ध्यान रखिएगा। अगला ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक्शन 80। ये बहुत वीआईपी सेक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका, तो जितना ज़्यादा हो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये सेक्शन 80, सेक्शन 80 में यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं ये, विधि द्वारा विधि पूर्ण कार्य करने में कोई दुर्घटना हो जाए। जब कोई कार्य विधि पूर्ण किया जा रहा है और उसमें कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या वो अपराध होगी? इसके लिए इसका इलस्ट्रेशन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले, का नाम का एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर छूट जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफ़ी योग्य है और अपराध नहीं है। पर यहाँ ध्यान रखना, इसमें एक जो शब्द ऐड किया गया है ये शब्द उसमें इंक्लूड होना चाहिए। कौन सा इंक्लूड होना चाहिए? यदि का कैसा काम कर रहा था? उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, तो उसने उचित सावधानी अगर बरती और उस कंडीशन में कोई अपराध हो जाता है, तब फल निकल कर के किसी व्यक्ति को लग जाए तो यहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया। अगर उसने ऐसी सावधानी नहीं बरती, भीड़ वाली जगह पे लकड़ी लाया, काटना शुरू कर दिया बीचों बीच भीड़ में, तो स्वाभाविक है किसी ना किसी को लकड़ी लगेगी या उसका फल निकल के लग सकता है।
अगर वो व्यक्ति केवल वहाँ लकड़ी का ही कार्य कर रहा है और इधर उधर से लोग निकल रहे हैं, उसने रस्सियाँ भी बांध रखी हैं, बोर्ड भी लगा रखा है कि भाई यहाँ पर हम पेड़ काट रहे हैं, यहाँ से दूर हट जाइए, यहाँ कोई मत आइए, और फिर वो ऐसे लकड़ी काटना शुरू करता है, और उस सिचुएशन में अगर उसका फल निकल करके किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाता है और उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अब यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है। कब? जैसे मान लो उसे, वो पेड़ काटने वाले लोग रहते, तो आपने देखा आसपास से ऐसे रस्सियाँ लगा देते हैं, और रस्सियाँ लगाने के बाद कुछ लोग वहाँ बोर्ड भी लगा देते हैं, एक आध व्यक्ति भी वहाँ खड़ा करके दूर रहिए दूर रहिए, फिर भी व्यक्ति वहाँ देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, और कई बार ऐसे पेड़ भी ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसमें दब भी जाते हैं, तो भी क्या माना जाए कि वो विधिपूर्ण कार्य कर रहे थे। कई बार आपने देखा होगा रोड पर, जब रोड बनती है, ध्यान देना, जैसे कहीं अगर हम यहाँ पर बात करें, कई जगह पे रोड बनाई जा रही है सीधी, ठीक है, और इस रोड पर आप देखेंगे वहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ गड्ढे वगैरह खोद देते हैं, जैसे यहाँ पर किसी ने गड्ढा खोदा हुआ है, कहीं यहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ है, तो कहीं बीच में ऐसे गड्ढे खोदे हुए हैं, ये इस टाइप के ऐसे बन जाते हैं कई बार जब रोड बनती है। और कई जगह पे यहाँ जैसे पुलियाँ बनाई जा रही, तो ये इतना पूरा ऐसा, और इधर से ऐसा पूरा ब्लॉक कर देते हैं, साइड से ऐसी रोड निकालते हैं, इधर से ऐसे करके साइड से। तो ऐसी सिचुएशन में, या मान लीजिए बाईपास ऐसे करके यहाँ से लेकर के इधर तक ये रोड निकाली जाती है, और फिर आगे यहाँ से ऐसे कंटिन्यू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर, तो जनरली आप रोड पर देखेंगे यहाँ पर कुछ बैरियर लगा होगा, उस पर रेडियम से लिखा हुआ कार प्रगति पर है, कई जगह तो ऐसी रस्सी भी बंधी होगी। तो अगर ऐसी रस्सी भी बंधी हुई है ये इस टाइप का, और यहाँ भी ऐसा बंधा हुआ है, तो ये माना जाता है कि इन लोगों ने सम्यक व्यवस्था की है, यहाँ पर बैरियर लगा दी है, साइन लगा दिया है एरो का कि रास्ता इधर से है, आप ऐसे जाएं। तो ये इस टाइप का अगर कर रखा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये सम्यक कर रहे हैं। फिर भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो इनके ऊपर ये केस रजिस्टर्ड नहीं होता अगर इन्होंने किया हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने सब कुछ ऐसे लगा दिया, ठीक, और यहाँ पर रस्सी नहीं बांधी, बोर्ड बोर्ड लगा दिए, मान लीजिए ये रोड बना रहे हैं ये, ठीक है, और यहाँ पर ये गड्ढा खुदा हुआ है, और इस रोड से रोज़ लोग निकलते हैं, और यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं, कार्य प्रगति पर है, आगे गड्ढा खुदा हुआ है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिख करके एक बोर्ड लगा दिया ये। अब इस बोर्ड को लगाने से, लेकिन अंधे व्यक्तियों के लिए तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की, कोई रस्सी नहीं बांधी, तो अंधा व्यक्ति आता और ये गड्ढे में अगर गिर जाता तो बिल्कुल इनको कंपनसेशन देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंधे लोगों के लिए, अंधा लोग तो बोर्ड नहीं पढ़ सकता, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, रस्सी बांधे या कुछ भी ऐसा कि इस गड्ढे में व्यक्ति ना जा पाए दोनों साइड से। तो अगर ये ऐसा भी कर रखा है इन्होंने इस टाइप से, तो इसका हम मानेंगे कि इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है, और इस पर अब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको दुर्घटना नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई गाइस सभी को? हाँ, थोड़ा सा कंफर्म Yes, करते sir. रहिए। ओके, चलिए Clear अब है हम सर. सेक्शन अब 80 का, ये बाकी का हम आगे का पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, विधिपूर्ण कार्य करने में कोई अगर दुर्घटना होती है तो अब क्या करें, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, दुर्घटना हो या दुर्भाग्य से, और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपराधिक आशय और ज्ञान नहीं होना चाहिए, विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है, तो उसको दुर्घटना नहीं मानेंगे, कोई बात अपराध नहीं है। कब? जब वो विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया जाए और उचित सतर्कता बरतते हुए। एक और एग्जांपल आता है यहाँ पर डॉक्टर वाला, कि कोई डॉक्टर जब अपना शल्य क्रिया करना शुरू कर देता है और सावधानी पूर्वक करता है, फिर भी किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको उसके ऊपर कोई अपराध केस रजिस्टर्ड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर वो नेग्लिजेंसी अगर नहीं करता है तब। अगर नेग्लिजेंसी करता है तो बिल्कुल केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। सेक्शन 81 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है। कोई भी कार्य है जो अपहानि कारित होना संभव है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना, कैसे हो, किंतु आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो, या कोई ऐसा कार्य किया गया हो जो किसी दूसरे की अपहानि को निवारण करने के लिए किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभव है। अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि यहाँ पर नुकसान हो सकता है और वो जानते हुए करता है, तो वो अपहानि नहीं मानी जाती, वो अपराध नहीं माना जाता। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना की गई हो। कैसे? अगर उसमें आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए, अगर आपराधिक आशय है तो बिल्कुल
यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है। और व्यक्ति या संपत्ति को अनापहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई हो। कैसे की गई हो? सद्भाव पूर्वक। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्पष्टीकरण में, यहाँ पर ध्यान दीजिए। स्पष्टीकरण की अगर हम बात करते हैं, ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे वह जानते हुए कि उससे अपहानिकारक होना संभव है करने की जोखिम उठाना न्यायनिमत या माफ़ी योग्य था। अब यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं, फिर इसको पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखिए इलस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, का जो एक बाष्प जलयान का कप्तान है, अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव या खाक को अनिवार्यता टकराकर डुबो देगा। उसको लग रहा है, देखिए जो जहाज़ का कप्तान है उसको ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं उसे रोकने की कोशिश करूँगा तो 20 या 30 लोगों से जो नाव भरी हुई है उसे केवल 2 यात्री वाली नाव को डुबोने की जोखिम उठानी पड़ेगी। कितने को? 2 को। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों की? यस सर, अभी ब्रेक हो गई थी। यस सर। हाँ अभी ठीक है क्या? फिर से रिपीट यस कर रहा सर। हूँ मैं, कोई बात नहीं। यस सर, अभी हाँ ठीक है। जरा ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, एक का जो एक जल वाष्पयान का कप्तान है, का नाम का एक व्यक्ति है, और वो क्या है यहाँ पर, जो जलयान होता है, पानी का जो जहाज होता है उसका वो कप्तान है। ठीक, यहाँ पर चलिए ऐसे समझ लेते हैं। एक का नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, एक ये जहाज का कप्तान है। अब आगे ये चल रहा है, सीधे जहाज इस रोड पर लेकर के आ रहा है, तो इसको लग रहा है कि अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना, उसने कोई उपेक्षा नहीं की है, वो अपने सीधी रोड पर चल रहा है, जो पानी का जो रास्ता होता है उस रास्ते पर चल रहा है, और अचानक अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला, पहले जलयान को कैसे जाना चाहिए, ये जो पानी का रास्ता इसी से जाना चाहिए। अब उसको यहाँ लग रहा है कि एक नाव है यहाँ पर जो पानी में तैर रही है, इसमें 20 या 30 लोग बैठे हुए हैं, 20 या 30 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उसको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से सीधे जाता हूँ तो इसमें मैं जब तक रोकूंगा जहाज़ की स्पीड इतनी है तब तक इसमें टक्कर हो जाएगी, तो ये डूब जाएगा। अब अगर इसके साइड में अगर वो जहाज़ को इधर मोड़ता है, इस साइड को, तो यहाँ पर एक छोटी सी नाव है जिसमें 2 या 3 लोग हो सकते हैं, ऐसे 2 या 3 लोग होंगे यहाँ पर। तो वो जहाज़, देखिए स्वाभाविक बात है, तो वो जहाज़ किधर मोड़े, रुक तो नहीं पाएगा यहाँ, तो स्वाभाविक है तो अगर वो इधर मोड़ता है तो यहाँ 2 से 3 लोगों के लिए तो वो रिस्क ले सकता है, लेकिन 20 से 30 लोगों के लिए रिस्क लेना उसके लिए दिक्कत वाला काम है। तो वो अपने अगर स्वेच्छा से इधर को अगर जहाज़ मोड़ देता है, और हो सकता है कि वो इनको बचा दे, हो सकता है ये भी बच जाए मोड़ने से, किसी कारणवश साइड से निकल जाए, और अगर नहीं बचते और उनको कुछ नुकसान हो जाता तो इसके ऊपर ये केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता कि इसकी नेग्लिजेंसी थी। यहाँ पर आप देखो जरा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसी बात को समझिएगा ध्यान से। जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों की से भरी नाव को को अनिवार्यता डुबो देगा। मतलब ये जो खा नाम, इसको उसने एक नाम दे दिया खा। अब ये खा नाम की जो नाव है ना, ये डूब सकती थी यहाँ पर। अब जरा ध्यान दीजिए आगे, टकरा कर डुबो देगा, और कि अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव गा को डुबोने की जोखिम उठानी पड़ेगी। तो ये जो नाव थी जिसमें 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसको उसने गा नाम बता दिया कि ये गा नाम है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पढ़ते जिसको वह संभावता बचा कर निकल जाए, हो सकता है इसको निकल जाएगा, वहाँ यदि का नाव गा को डुबोने के आशय के बिना और खाक के यात्रियों के संकट का परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, तो यद्यपि वह नाव गा को ऐसे कार्य द्वारा टकरा कर डुबो देता है, और माने यहाँ पर इसने ये मार्ग अपना चेंज किया, जाना तो जहाज़ सीधा था, लेकिन ये 30 लोगों की रिस्क ना लेते हुए इसने जहाज़ को इधर मोड़ दिया। अब अगर ये नाव डूब जाए यहाँ पे किसी कारणवश, तो फिर क्या होगा यहाँ पर,
तो जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना यह संभव जानता था, तथापि तथता यह पाया जाता है कि वह संकट जिससे परिवर्जित करने का उसका आशय था ऐसा था जिससे नाव गाड़ डुबोने की जोखिम उठाना माफ़ी योग्य है। तो यहाँ पर जो जोखिम थी माफ़ी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो ये सिचुएशन सभी को समझ आ गई। यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि देखिए कोई भी एक जहाज़ जो अपने सीधे रास्ते पर अगर चल रहा हो, ध्यान दीजिए, सीधे रास्ते पर मान के चलते हैं हम, यहाँ पर ये जहाज़ है, ठीक है, इसमें हम एक सेकंड रुकिएगा गाइस, हाँ ये मान लीजिए हम जहाज़ बना दिया हमने, ठीक है, और ये जहाज़ इस रास्ते पर ये रोड है, इस पर सीधे चला आ रहा है और यहाँ 20 से 30 लोगों की भरी नाव है, तो इसको डुबो सकता है, ये सीधे से रोक भी नहीं पाएगा इसको। अगर ये यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दे तो इधर 2 लोगों की डेथ हो सकती है। तो अगर बाई चांस उसने चेंज कर दिया और 2 लोगों की डेथ हो गई है बचाने के, लेकिन यहाँ कैसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, वो इंटेंशनली यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि चलो 2 लोगों की डेथ करके ही देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल यहाँ पर ये पनिशमेंट मिल सकता है इसको। और अगर वो पूरे जहाज़ को बचाने के लिए ऐसा करता है यहाँ पर, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कहाँ पर, यहाँ पर स्थिति ऐसी हो कि इसका जो आशय है यहाँ पर, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, आप हानि कारित करने की किसी आपराधिक आशय के बिना, उसको पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हानि कारित करने के आपराधिक आशय के बिना अगर वो कार्य करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर भले ही 2 लोगों की डेथ हो जाए, ये गाना भले ही टूट जाए यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसको अपराध नहीं माना जाएगा और ये माफी योग्य हो सकता है। चलिए इतना समझ में आ गया। यहाँ पर खा नंबर पे इलस्ट्रेशन पर जरा ध्यान दीजिएगा। खा नंबर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए खा नंबर, अब ये क्या कह रहे हैं, का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गिरोहों को गिरा देता है। ये जो इलस्ट्रेशन आप पढ़ रहे हैं ये वीआईपी है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और क्या कर देता है, ये गिरोहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक करता है। कैसे कर रहा है ये, सद्भाव पूर्वक, किसको बचाने के लिए, मानव जीवन या फिर संपत्ति को बचाने के लिए उसने, और कौन किससे बचाना चाह रहा था, वो अग्निकांड से। और क्या करा कि आग से ना फैले इसलिए जो दूसरे घर थे उनको वो गिरा देता है। ठीक, आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि का कार्य माफी योग्य है, तो का उस अपराध का दोषी नहीं है। घर कब गिराया जा सकता है, जब अग्नि को बढ़ने से रोकना मुश्किल हो, और ऐसी सिचुएशन में अगर वो व्यक्ति किसी का घर गिरा देता है, तो वैसे तो घर गिराना रिष्टि की श्रेणी में आता है। अभी हम लोग रिष्टि की डेफिनेशन यहाँ पढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस में, जरा ध्यान दीजिए। तो अगर मान लीजिए ये घर एक जैसी श्रेणी में लाइन में बने हुए, जैसे एक घर ये बना हुआ, फिर इसी के साथ ये टच करके बना हुआ, फिर अगला टच करके यहाँ बना हुआ, फिर अगला टच करके यहाँ बना हुआ, और मान लीजिए ऐसी लाइन पूरी बनी हुई है इस टाइप की, और यहाँ पर अगर आग लग जाती है ये इसमें, तो क्या हुआ, अब स्वाभाविक है कि यहाँ पर, तो यहाँ अगर मान लीजिए इसके बाद इस घर में फैल गई, इसके बाद अगर वो इस घर में फैल गई, तो इनको सबको जो और ये इधर घर बने हुए हैं, इन घरों को बचाने के लिए अगर वो इस घर को तोड़ दे, गिरा दे नीचे, तो क्या होगा, यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल वही कोरोना वाला सिस्टम, कोरोना की जो चेन बन रही है, एक चैन, 2 चैन, 3 चैन, तो बीच में से आप कट ऑफ हो गए तो चैन टूट गई, फिर इसके बाद ये पूरे सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो जितने लोग होना है उतने लोगों को क्वारंटाइन कर दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या किया, इसी तरह से इस मकान को अगर यहाँ गिरा दिया जाए इतना, तो ये कनेक्टिविटी टूट जाएगी यहाँ से, तो बाकी के ये सब सेफ हो जाएंगे। पर ये सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है ना, वो इसको बुझा सकती है आसानी से, और आप चले उसे गाड़ी आने से पहले ही आपने गिराना शुरू कर दिया, तो बोले ये नहीं, सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। और वास्तव में जब वहाँ पर नहीं रुक सकती आग, तो उस कंडीशन में किया जाए, तब तो यहाँ पर वैलिड होगा। और अगर ऐसे जान मिल गया कि इसका घर अभी गिरा दो, मौका मिल गया, तो बिल्कुल वो अपराध की श्रेणी में काउंट होगा। चलिए इतना समझ में आ गया सभी को, यस सर। हेलो, यस सर। यस। ओके। चलिए तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशन था आपका खा नंबर का और ये का नंबर का, दोनों को पढ़ना है, ये डायरेक्ट सीधे सीधे से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अपराध का आशय नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कोई नुकसान कर देते हो
तो उसमें उसको नुकसान नहीं माना जाएगा। अब इसकी तरफ थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पर समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं सेक्शन 81 को, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है। कोई कार्य है जिससे नुकसान तो हो सकता है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाना चाहिए। बड़ी नुकसान को बचाने के लिए, बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान किया जा सकता है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं कि वह जानते हुए की गई है। भले ही जानते हुए व्यक्ति जान रहा है कि यहाँ किसी का घर गिरा रहे हो, तो यहाँ पर उसका नुकसान होगा और उसे अपहानि होना भी संभाव्य है। यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना किया गया हो, उसका आपराधिक आशय ना हो, बल्कि व्यक्ति या संपत्ति को अपहानि से निवारण या उसको परिवर्जन करने के प्रयोजन से किया गया हो। तो जैसे ये जल वाष्प वाला था कि अगर ये जलयान नई साइड से बदला जाता तो हो सकता है कि वो 30 लोगों की डेथ कर देता, पर वहाँ उसने 2 लोगों की डेथ करके बाकी 30 लोगों को सेव कर लिया। और हो सकता था कि जहाज भी डूब सकता था उससे, इतनी बड़ी नाव से अगर टकरा जाता तो यहाँ पर ये अगर ऐसा कोई कार्य करता तो जो सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग कोई अपराध नहीं होता है। चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन सीधे 82। जब आप थक जाओ तो मुझे बता दीजिएगा कि आप बोर हो गए हो तो। चलिए सेक्शन 82 में जरा ध्यान दीजिएगा, जब समझ में आना बंद हो जाए तो बता दीजिएगा। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। क्या 7 वर्ष से कम आयु का शिशु कोई अपराध नहीं कर सकता? बिल्कुल अपराध कर सकता है। अपराध उसके निमित्त किया भी जा सकता है या कोई प्री प्लानिंग करके दूसरे व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन क्या वो 7 वर्ष का शिशु कोई भी अपराध करता है, तो क्या वास्तव में वो 7 वर्ष के शिशु द्वारा कोई कार्य जो किया गया है, क्या वो वास्तव में अपराध होगा? सबसे पहली बात तो अगर नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सेक्शन 82 में ऐसी बात की गई है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। कितने वर्ष से? 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7 वर्ष का शिशु यहाँ अपराध नहीं कर सकता, बिल्कुल अपराध कर सकता है। लेकिन जो आईपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आईपीसी ये बोलते कि अगर कोई 7 वर्ष का बच्चा कोई अपराध करता भी है तो भी वो कैसा है? माफ़ी योग्य है। ठीक, और वो कोई भी अपराध ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने कोई भी अपराध किया है। तो सीधी से मान के चलिए 0 से लेकर के 7 ईयर्स तक के किसी चाइल्ड के द्वारा अगर कोई भी अपराध किया जाता है तो इसके लिए चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और ना ही उसको कोई भी यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक, तो ये बात कहाँ लिखा है? सेक्शन 82 में आप पढ़ रहे थे आईपीसी में। क्लियर है सभी को? चलो, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उसको समका करके करवा दे, प्रैक्टिस करवा दे। आजकल बच्चे इंटेलिजेंट हैं, हो सकता है उसको कोई रिवॉल्वर की रोज़ प्रैक्टिस करवा दे और प्रैक्टिस करवा करके निशाना उसका ठीक आ जाए और गोली से करवा दे, चाकू से करवा दे या खाने में कुछ मिला करके करवा सकता है। ऐसे कोई बहुत सारे साधन होते हैं जिनसे करवा सकते हैं 7 ईयर्स चाइल्ड से। तो 7 साल का जो बच्चा होता है या उससे कम का थोड़ा सा चाइल्ड 5 ईयर्स ओल्ड रहता है तो इतना थोड़ा सा चलने फिरने लायक हो जाता है, तो बिल्कुल वो अपराध कर सकता है। ऐसा नहीं कि अपराध नहीं कर सकता है, लेकिन उसे अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा है? सेक्शन 82 में। क्लियर हो गया गाइस सभी को? हेलो, यस सर। बताते यस सर। यस। हैं। चलिए जरा नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन हम लोग 83 की तरफ चल रहे हैं, तो 83 पर जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे। 83 में देखिए क्या दिया हुआ है। 83 ये हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो 83 पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलते हैं और बताते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है सेक्शन 83। अब 83 में यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर मतलब 7 वर्ष से जिसकी उम्र ज़्यादा हो और कितनी? किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शिशु के का कार्य है। तो अब कौन सा क्या कहा गया जरा ध्यान दीजिएगा। 7 तक का था, 0 से 7 ईयर्स तक का कोई चाइल्ड था तो वो तो ऑफेंस नहीं है। अब 7 से एबव की बात करें तो 7 से लेकर के 12 तक की, ये दो यहाँ बात की। इसके बीच में भी अगर कोई चाइल्ड है तो क्या वो कोई अपराध होगा? तो यहाँ पर जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया जाए। उसको शिशु बात की शिशु द्वारा की जाती है। अब यहाँ जरा ध्यान देना इसमें, लेकिन एक पॉइंट जरूर है, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है
कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय ले सके, बस इसका परीक्षण करना कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले एज के देखें यहाँ पर 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की एज की बात करें, बोले अपराध नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उसकी समझ की बात करें, इतनी परिपक्व नहीं हुई हो कि वो अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। अगर उससे पूछो कि ये मान लीजिए उस बच्चे को रिवॉल्वर दे दिया, थोड़ी देर के लिए समझिए जरा, ध्यान दीजिए, तो 3 पॉइंट होगा कितने, एक तो 7 से 12 वर्ष के बीच, और समझ इतनी परिपक्व नहीं हो कि कार्य की प्रकृति को वो समझ सके। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती तो सेक्शन 83 की तरफ अगर हम लोग यहाँ पर चलें, तो यहाँ पहली चीज़ तो हम ये देखने वाले हैं कि जो व्यक्ति, मान लो कोई एक छोटा चाइल्ड है और उसको आपने कोई भी एक रिवॉल्वर यहाँ पर दे दो और उससे पूछो इससे क्या होता है, बोले जिसको गोली मारोगे वो मर जाएगा। बोले मरते कैसे हैं, बोले फिर कभी लौट कर नहीं आता, अगर मैंने एक बार गोली मार दी तो वो उठता ही नहीं, उठ जाता है। मान लो ऐसा कुछ डायलॉग मार रहा है वो, तो समझ लो क्या हो गया। तो इसका मतलब वो कार की प्रकृति को समझता है। और अगर उसी रिवॉल्वर को उसकी तरफ तान दिया जाए, बच्चे की तरफ, तो क्या करे, गोली मत मार देना, मैं मर जाऊंगा। तो जब उसको इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है इसकी जो समझ है वो कैसी है, बिल्कुल बिल्कुल परिपक्व है, मतलब मैच्योर कंडीशन का है। और यहाँ पर जब मैच्योर कंडीशन है तो बिल्कुल यहाँ पर ये अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, वैसे अपराध नहीं है। अगर उसको ये नहीं पता कि ये क्या होता है, बोले ये क्या है, उसको नहीं पता, उससे और सवाल जवाब पूछने पर बच्चों जैसी बातें करता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। जैसे उसने कहा भूत कैसा होता है, बड़ी बड़ी आँखें, लंबे लंबे पैर, और फिर धीरे से आके खून पी जाएगा। और सोचो ऐसी कोई भी स्टोरी हो, ऐसे सुनाने लग जाए, तो आप समझ के चलिए कि इसका मतलब क्या है, कि ये अपराध की श्रेणी में फिर नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि कार्य की प्रकृति होती क्या है। बोले इससे क्या होता है, बोले कुछ नहीं, दिवाली के पटाखे चलाए जाते हैं इससे, मेरे लिए भी ले आना एक। और वो जब ऐसी बातें कर रहा है तो इसका मतलब है कि वास्तविकता में उसको ज्ञान नहीं है। या उसको दे दो, या वो ऐसा करने लग जाता है कहीं कि खुद को नुकसान पहुंचा ले, तो बिल्कुल इससे ये साबित हो सकता है कि जब व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसको इसका ज्ञान ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर उस बच्चे का ये मेंटल परीक्षण देखा जाए। एक सवाल उठाया गया था एक बार कि क्या 7 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चे का द्वारा किया गया कोई कार्य अगर अपराध नहीं है तो क्या वो गवाही दी जा सकती है उससे। तो उसने एक डेथ के केस में बिल्कुल ये कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था कि अगर कोई बच्चे का अगर परीक्षण किया जाए और बच्चा सही से ही बता देता, सबको जानता है, सबको पहचानता है, कार्य की प्रकृति को बता देता है कि कार्य की प्रकृति क्या है और इस प्रकृति से ऐसा करना संभव है, तो बिल्कुल ये माना जाएगा, उसकी यहाँ पर गवाही भी साबित की जा सकती है। क्लियर हो गया गाइस सभी को। हेलो, यस सर। यस सर। बता दिया करो, बोलते नहीं हो। चलो अब हम आगे चलने वाले हैं सेक्शन 84 की तरफ। तो 84 में जरा देखिए क्या हो गया, थक जाइएगा तो बता दीजिएगा जल्दी से। सेक्शन 84 में क्या है, कोई बात अपराध नहीं है। कब नहीं है, तो ध्यान दीजिए, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या कि जो वह कुछ कर रहा है वो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। कैसा है वो, और ये जानने में असमर्थ है। तो हम क्या मान लेंगे, ये व्यक्ति बिल्कुल चित्त विकृत है और इसका चित्त बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, कि इसको कार्य की प्रकृति नहीं पता है। तो यहाँ पे इसको हम चित्त प्रकृति बोल लेते हैं। सीधा सीधा सा आप यहाँ पर बोल सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है और वो कार्य की प्रकृति को नहीं जानता है तो बिल्कुल यहाँ पर उसके द्वारा किया गया कोई भी अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई सभी को सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग। अब हाँ, लेकिन इसके प्रति जिस व्यक्ति की पर वो हमला कर रहा है उसका बिल्कुल वैसे ही राइट होता है जैसे कि स्वस्थ व्यक्ति उस पर हमला कर रहा हो। तो बिल्कुल हाँ, चित्त विकृत व्यक्ति की मार पिटाई अगर ऐसा कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है अपने को आत्मरक्षा में, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो अभी जो आप यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस में पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग
इस पर भी सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति पागल है तो हमारा प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। अगर पागल व्यक्ति हमारे ऊपर हमला कर दे तो हम उस पर भी हमला करके उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फोर्स कितना लगाएंगे, उतना ही जितना आवश्यक हो, आवश्यकता से अधिक नहीं कि वो पत्थर लेके आया आप तलवार लेके उसका गर्दन काट दिया, तो वो ये नहीं करना है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए नेक्स्ट सेक्शन 85 में, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक्शन 85 क्या कराएंगे आप। सेक्शन 85 में अगर देखेंगे यहाँ पर और सेक्शन 84 को थोड़ा सा कंपेयर करके देखिएगा। सेक्शन 84 और सेक्शन 85 में यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। 84 में क्या बात करें कि विकृत चित्त व्यक्ति का जो कार्य है वो, और यहाँ पर क्या करें, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है। कैसे? अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में है वो, ठीक। अपनी इच्छा के विरुद्ध कैसे होता है? कोई भी व्यक्ति जो उसे खुद ही कोई चीज़ ऐसी खिला दे पिला दे, जैसे शिवरात्रि के दिन आपने देखा कहीं आपने कोई मिठाई खा ली, मिठाई में भांग मिला दी, आपको नहीं पता लेकिन मिला दी, फिर भी आप खा गए और मत्तता में चले जाते हो, उस समय कोई अपराध हो जाता तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं होता है। जब उसको लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि वो अपने निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो, उसको वास्तव में पता नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसको लग रहा है तो वो खुद इस चीज़ का निर्णय ले सकता है कि कम नशे में है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, तो उसको वो अपराध की श्रेणी में काउंट होगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति, जो वो कार्य कर रहा है उसके बारे में उसको रिजल्ट का नहीं पता कि इसका क्या हो सकता है, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। कैसा है? विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान या इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। तो यहाँ पर जरा पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा, तब ये काउंट माना जाएगा कब जो उसने खाया है ना अपने ज्ञान और बिना ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। या नहीं कि कैसिनो में जा कर के या किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जा कर के आपने वहाँ वाइन पी ली या कोई भी ऐसी सारी चीज़ें आपने की जो नशे की प्रकृति में जो व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध मत्तता में ले जाती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ों का आपने सेवन किया है अपनी स्वेच्छा से, तो बिल्कुल भी इसकी श्रेणी में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा की मत्तता में होने के कारण निर्णय पर नहीं पहुंच सकता। मत्तता में वो कैसे गया हो? जिसने स्वेच्छा से ऐसी चीज़ों का कोई सेवन ना किया हो, तब अगर वो मत्तता में चला जाता वो उस कंडीशन में कोई अपराध होता है, और जिस अपराध करते समय भी अगर वो कार्य की प्रकृति नहीं समझ पाता तभी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या करें, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति को या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ होना चाहिए। तो अब केवल इनमें से ये नहीं कि आपको आपकी बिना इच्छा के किसी ने खिला पिला दिया और किसी ने आपने जाकर के किसी को मार दिया, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी उस प्रकृति को जिस व्यक्ति को खिलाया गया है वो ये जो भूल जाए कि वो क्या कर रहा है और उसको ये होश ही ना रहे, और उस कंडीशन में ऐसा कुछ हो जाता है तब उसे इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि अपराध नहीं होगा, नहीं तो फिर ये अपराध में चेंज हो जाएगा। परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे वह मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान और इच्छा के बिना दी गई है और कार्य की प्रकृति भी ना जानता हो, तभी उसे सेक्शन 85 का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर है गाइस? जरा हेलो। यस सर। यस यस हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पर उन पॉइंट्सों को आपको ये अलग अलग करके कुछ सेक्शन वाइज लिखना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, सेकंड में क्या है, थर्ड पॉइंट में क्या है, ये 3-4 पॉइंट है इसके, इस पर डिस्कशन कर सकते हैं सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग। थक जाइएगा तो बता दीजिएगा, है ना। चलें अभी आगे कंटिन्यू करें और यस सर। ठीक है। चलो सेक्शन 86 की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है, कोई व्यक्ति है जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशा या ज्ञान का होना अपेक्षित है। कैसा? जब भी कोई वो अपराध अगर कर रहा है तो उसमें कोई विशेष आशा या ज्ञान होना चाहिए, और कैसा हो वो व्यक्ति? कोई मत्तता में हो, और क्या होना चाहिए यहाँ पर? विशेष
आशय होना चाहिए और विशेष ज्ञान अपेक्षित है। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या करें, उन दशाओं में जहाँ की किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कैसे ना किया गया हो? किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। अब यहाँ पर बात करेंगे, कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में ना होता, जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मत्तता हुई थी उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना की गई होती। अब जरा ध्यान देना, अगर यहाँ पर देखिए सेक्शन 86 में क्या करा है, 85 और 86 में थोड़ा सा अंतर रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या करा है, सुनिए जरा ध्यान से, कि पहले तो किसी व्यक्ति द्वारा जो किसमें हो, मत्तता में हो। अब मत्तता कैसा, कि उसको होश ना हो कि वो क्या काम कर रहा है। किसी किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय और ज्ञान का होना अपेक्षित है। कैसा होना चाहिए? एक तो विशेष आशय होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर ज्ञान की बात कराएं। उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, जहाँ की कोई किया गया कोई कार्य है और वो अपराध नहीं होता है जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। तो पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसने किसी विशिष्ट या ज्ञान से अगर उसने किया है तो बिल्कुल वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और अगर उसे ज्ञान और आशा उसका ना हो और ऑटोमेटिकली हो जाता है वो, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या करा कि कोई व्यक्ति जो यह कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में ना होता, तब वह की तब सॉरी जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मत्तता हुई थी उसके ज्ञान के बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दे दी गई हो। देखो यहाँ पर भी इच्छा के विरुद्ध की बात की गई थी, ज्ञान और इसके विरुद्ध भी बात की गई थी, लेकिन यहाँ जो सबसे मेन पॉइंट जो था वो क्या है, कोई विशिष्ट ज्ञान या आशय ना जुड़ा हो। अगर कोई अपराध करने का आशय जुड़ा हुआ हो फिर भले ही उसे इच्छा के विरुद्ध दे दी गई हो और तो भी यहाँ पर ऐसा मान लेंगे कि उसने अपराध किया है। लेकिन अगर वो मत्तता में है, किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति ने उसको दे दी है और यहाँ पर उसका ऐसा कोई विशिष्ट इंटेंशन नहीं है, तो फिर यहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक, देखो क्या कह रहा है, उन दशाओं में जहाँ की किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। अब कौन कौन सी दशाएं हैं वो, उन दशाओं के लिए जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो कार्य मत्तता की हालत में करता है या इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो कि वही ज्ञान था उसे। अगर उसे ज्ञान था तो फिर वो हो जाएगा अपराध, और अगर उसे ज्ञान नहीं है तो वो क्या मान लिया जाएगा कि वो इच्छा जो उसकी थी उसकी नहीं होकर के वो जो पदार्थ उसने लिया है उसके प्रभाव में उसने वो अपराध कर दिया, इसलिए वो अपराध की श्रेणी में काउंट नहीं होगा। चलो सेक्शन 87 पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। सम्मति से किया गया कार्य, सम्मति मतलब पहले से सहमति दी गई हो जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आशय ना हो। क्या नहीं होनी चाहिए? ना तो मृत्यु के ना घोर उपत्ति करने का इंटेंशन ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। ये संभाव्यता भी नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की यहाँ पर डेथ हो सकती है। अगर थोड़ी सी भी संभावना है तो पहले प्रिकॉशंस लीजिए वहाँ पर, फिर इसके बाद उस व्यक्ति से काम करवाइए। आज जैसे कई बार आपने देखा कि कई फैक्ट्रियों में अगर आप देखोगे, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक चलती रहती हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई जैसे मान लीजिए ये मशीन ऊपर चल रही है और नीचे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ भी लोग यहाँ पर, तो स्वाभाविक है कि अगर टूटेगा तो इनके ऊपर गिर सकता है, ये संभावना है। लेकिन इसके लिए इन्होंने क्या किया, पहले से प्रिकॉशंस लगा रखे कि अगर ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ अटक जाएगा। फर्स्ट लेयर लगा रखी है, सेकेंड लेयर लगा रखा है कि अगर ये भी टूट जाए तो इसके नीचे कहाँ आएगा, वो इसमें आके अटक जाएगा। लेकिन इन लोगों के ऊपर नहीं गिरेगा, जनरली अभी तक ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर संकट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने पहले से व्यवस्था इसके लिए कर रखी है। अब अगर जैसे मान लीजिए जो केसर वाला काम होता है,
केसर जानते हो? कौन सा केसर? वो जो गिट्टी वगैरह काटने का काम होता है ना, वहाँ पर ये केसर मशीनें होती हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, जैसे नीचे यहाँ लेबर काम करती है, एक लेबर दो लेबर यहाँ काम करें, और ये बड़े बड़े जो पत्थर है ना, यहाँ पर ये बड़ी सी मशीन इसको पकड़ करके ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ऐसे शिफ्ट करती है, इधर से उठा करके इधर शिफ्ट करती है, और नीचे ये लोग काम कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया गया। तो यहाँ स्वाभाविक बात है कि ये पत्थर एक ना एक दिन छूटेगा और नीचे जो भी काम यहाँ व्यक्ति कर रहा है उसके ऊपर गिरेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ये संभव है कि यहाँ पर मृत्यु हो सकती है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल ये हत्या की श्रेणी में आ सकता है, या फिर यहाँ पर आपराधिक मानववध भी हो सकता है। ये कोर्ट की उन सरकमटेंसेस पर, मतलब जो अपराध रहेगा उस अपराध की सरकमटेंसेस पर डिपेंड करता है कि हत्या की श्रेणी में जाएगा या आपराधिक मानववध होगा। हाँ, पर अगर ये सीधे सीधे से गिर रहा है डायरेक्ट, और उस व्यक्ति को इसका ज्ञान है कि यहाँ पर लगभग है, स्वाभाविक है कि यहाँ पर गिर ही जाएगा, तो बिल्कुल वो हत्या की श्रेणी में काउंट किया जा सकता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम आपको बैलेट की तरफ लेके चल रहे हैं। सेक्शन 87 में थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान और संभावना भी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या करें, कोई बात जो मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने के आशय से ना की गई हो, कोई भी बात है जो ना तो मृत्यु या घोर उपपत्ति करने के आशय से ना की गई हो, और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित होना संभव है। जो व्यक्ति उसे काम में लगा रहा है या जो कर रहा है, उस व्यक्ति को ये ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि इससे घोर उपपत्ति या मृत्यु संभव हो सकती है। तो किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दी हो। तो ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति जो कैसा हो, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो और जिसने उस अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त और चाहे विवक्षित सम्मति दी हो। तो अभिव्यक्त और विवक्षित सम्मति आप समझते हैं क्या होता है? अभिव्यक्त मतलब बोल करके, विवक्षित मतलब होता है कार्य करके कर देना। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आश्रित होता हो, अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दी हो, उस बात द्वारा कारित होना संभव है। तो यहाँ पर जब ऐसा होता है तो यहाँ पर वो अपराध नहीं माना जाता। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घटना घट जाए और सहमति दी गई है तो वहाँ पर वो अपराध नहीं होगी। इससे संबंधित एक अच्छा उदाहरण देखिए, समझने के लिए जब ध्यान दीजिएगा। जैसे कार रेसिंग वगैरह का आप देखने जाते हैं, और मौत का कुआं है, इस टाइप की जो, जहाँ पर अमोद अर्थ आपस में पट्टेबाजी करते हैं, सहमत होते हैं कि भाई मैं आपको कर्तव्य करके दिखाऊंगा, और ऐसा वो करते हैं। देखें जरा क्या करें, का और या अमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं, और इस सहमति में किसी अपहानी को जो ऐसी पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध ना होते हुए कारित हो, उठाने की हर एक को सम्मति विवक्षित है। और यदि का यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए या को उपपत्ति कारित कर देता है तो का कोई अपराध नहीं करता। जैसे आप कुश्ती का खेल है, जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो समझ रहना है, कोई भी कुश्ती के खेल में क्या करते हैं, एक दूसरे की विवक्षित सहमति होती है, थोड़े बहुत गिरेंगे, लगेगी, स्वाभाविक बात है कि उसमें लगती है। लेकिन इसमें अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग जाए, पर बिना ज्ञान और आशय के होना चाहिए, ऐसा ज्ञान ना हो पहले से कि हमें इसको ऐसे पटकेंगे तो उसकी डेथ हो ही जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। धोखे से कुश्ती में अगर गिराते हुए गिर जाए व्यक्ति और उस कंडीशन में उसकी डेथ हो जाए, कुछ भी ऐसा होता है, चोट लग जाती है, कोई भी उसको अपहानि होती, तो यहाँ पर वो चीज़ अपराध नहीं मानी जाएगी। क्लियर रहेगा इस सभी को? इसका जो इलस्ट्रेशन है, यस सर। इसका जो इलस्ट्रेशन है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में सीधा सीधा सा पूछा जा सकता है। और इसके बाद ये तो और भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला इलस्ट्रेशन सेक्शन 80 और 80 के साथ साथ ये कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेक्शन 88 में देखिए ज़रा, सेक्शन 88 में क्या करें। सबसे पहले हम इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन तुरंत समझ आ जाएगी। देखिए, का नाम का एक शल्य चिकित्सक, मतलब का नाम का एक डॉक्टर है,
और यह जानते हुए कि एक विशेष शस्त्र कर्म से या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है। देखो, शस्त्र कर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई ऑपरेशन करेगा और जो या नाम का जो व्यक्ति है उसको कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसको बहुत दर्द होता है, और क्या होता है यहाँ पर मृत्यु कारित होने की संभावना है और उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है इस दर्द से। किंतु या की मृत्यु कारित करने का आशय ना रखते हुए और सद्भाव पूर्वक या के फायदे के आशय से या की सम्मति से या पर वह शल्य कर्म करता है, कहा ने क्या किया, कोई अपराध नहीं किया है। अब जैसे मान लीजिए हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले उसको दिखा देंगे, साहब मेरा ये ट्रीटमेंट कर दीजिए, या कुछ भी बीमारी है। डॉक्टर कहता है कि हाँ भाई हम कर तो सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको लेकिन सहमति देनी पड़ेगी, ऑपरेशन आपका होगा। उस ऑपरेशन के ड्यूरेशन में अगर मान लीजिए कोई नुकसान हो जाता है या मान लीजिए इस डेथ हो जाती है, जैसे बाईपास सर्जरी के बहुत सारे केसेस हुए जिनमें आप मान के चलिए कि 10% या 5% का कुछ ऐसा रेशियो कुछ भी हो सकता है जिसमें डेथ के चांसेस होते हैं। मतलब अगर 100 ऑपरेशन होते हैं तो एक आध ऑपरेशन ऐसा होता है जो फेल हो जाता है जनरली। तो अगर देख हो सकता है कि वही फेल और वही मेरा नंबर हो, मान के चलता हूँ, तो फिर यहाँ क्या होगा, नुकसान हो गया। आप अगर मान लीजिए मुझे ऐसा नुकसान होता है तो डॉक्टर इसके लिए कहीं पर भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मुझे जो पेन होता है, मुझे जो दर्द होता है, उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर को सहमति दी कि इस दर्द को ख़त्म करने के लिए आप मेरा ऑपरेशन कीजिए। तो यहाँ पर डॉक्टर कोई भी अपराध नहीं करता है। अब देखिए ज़रा क्या कह रहा है सेक्शन 88 में, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से, उसकी सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, वहाँ पर वो अपराध नहीं होता। कैसे, कोई भी बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने की या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त और चाहे विवक्षित सहमति दी हो। अभिव्यक्त का मतलब होता है बोल करके, और विवक्षित का मतलब होता है कोई कार्य करके। तो कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो, तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने सहमति दी थी और उससे कोई नुकसान हो जाता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर है गाइस, सभी को समझ आ गया इतना? यस हेलो, सर। ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। अब बस थोड़ा सा और बचे, जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करें। चलिए बस यहाँ पर कीजिए सर। तरफ सेक्शन 88 तक ये कंप्लीट हो गए आपके। नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। किसी को कुछ इससे रिलेटेड पूछना हो तो बताइए। हाँ जी, आप लोग इधर आ जाइए, बताइए जल्दी से, किसी को कुछ पूछना है क्या गाइस? सर। No, नहीं, sir. चलिए। सर सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बेटा बोलो। हम लोगों ने सर कल सेक्शन 75 पढ़ा था, तो हाँ उसमें चैप्टर की बात करिए 12 और 17 की। तो अपन हाँ लोग जब किसी के लिए वो प्रीवियस कन्विक्शन को अगर अपन लोग अप्लाई करवाते हैं तो 12 और हाँ, 17 के अलावा सर और ऑफेंसेस में सर उनका क्या इफेक्ट पड़ता है प्रीवियस कन्विक्शन का सर? देखिए, अगर जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि व्यक्ति आपराधिक अगर प्रवृत्ति का होता है तो ऐसा मान लेते हैं कि हाँ भाई इसने ऑफेंस जनरली किया होगा, ठीक है। अब अगर हम ये देखें सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का कि कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है तो उसका उसने किस सिचुएशन में किया हुआ है। तो जहाँ तक हम जैसे 75 का अगर हम एक उदाहरण ले लें यहाँ पर, तो 75 में आप एक चीज़ देखिए, क्लियर कीजिएगा उसको। एक सेकंड लाइन पे रहिए, मैं आपको थोड़ा सा ले चल रहा हूँ 75 की तरफ, है ना। देखो यार क्या कह रहा है कि पूर्व दो सिद्धि के पश्चात चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए प्रतिबद्ध दंड। यहाँ पर तो पहले देखिए इसको समझिए एक बार, जो हमने इसको पढ़ा हुआ था कि कोई व्यक्ति जो भारत में किसी न्यायालय द्वारा संहिता के अध्याय 12 या 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए, कितने 3 वर्ष या उससे अधिक की बात कर रहे हैं हम, जहाँ जहाँ पर उसके लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
उसके बाद उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो, फिर वैसे ही उसके लिए दोषी हो जाए दोबारा से, तो अगर वो बार बार ऐसे अपराध करता है तो यहाँ पर क्या होगा, तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। तो वो चैप्टर यहाँ केवल ये 12 की और 17 के मैटर में इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। जैसे जनरली ये देखा जाता है कि अगर वो अपराधी बार बार अपराध कर रहा है तो एक बार उसको पनिशमेंट मिल गया, फिर 2 बार दूसरी बार भी पनिशमेंट मिल रहा है, पर दूसरी बार या तीसरी बार अगर पनिशमेंट मिलता है तो कई बार अलग अलग लॉ में अलग अलग जो विधियाँ बनाई गई हैं, अलग अलग जो एक्ट बनाए गए हैं, उन एक्ट में उसके लिए अलग अलग भी प्रोविजंस कर दिए गए हैं। कैसे कर दिए गए हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझिएगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की विद्युत अधिनियम की अगर हम बात करें पहला, तो फर्स्ट जो अटैम्प्ट था वो फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको कम पनिशमेंट की बात की गई। अगर वो दूसरी बार फिर अपराध करता चोरी का, जो बिजली चोरी का केस है, तो उसमें और ज़्यादा पनिशमेंट की बात की गई। ऐसे ही अगर आप देखेंगे फूड सेफ्टी एक्ट में, उसमें भी यही बात की है कि पहली बार करता है तो कम पनिशमेंट, फिर दूसरी बार एक बार फिर कन्विक्टेड हुआ, फिर दूसरी बार फिर करता है तो फिर ज़्यादा पनिशमेंट। आप अगर यहाँ देखिएगा सेक्शन 294 ए की तरफ चलें, असली साहित्य वगैरह के संबंधित है ये। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता पकड़ा जाता है तो उसको थोड़े से पनिशमेंट से बताया जाता है, फिर दूसरी बार करेगा तो फिर पनिशमेंट उसका और बढ़ा दिया जाएगा। तो ये ना अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरह से प्रोविजंस कर दिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट होगा। और जहाँ पर हम ये चैप्टर 12 और 17 की बात करें तो वहाँ पर वो आजीवन कारावास की बात कर दी गई है कि अगर वो ऐसे बार बार ऑफेंस करता है इनसे रिलेटेड तो उसको आजीवन कारावास का मान लिया जाएगा उसको। आदित्य जी कुछ क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रोविजंस भी किए गए, अलग अलग एक्ट में भी ऐसे प्रोविजंस कर दिए। चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।